नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आज बिहार के सदन में जो देखने को मिला वह वास्तव में इतिहास याद रखेगा। ऐसा कुछ जो एक युवा ने पूरे सदन में कुछ इस तरह के भाषण दिए कि सभी को यह देखकर चौंक जाना पड़ा कि आने वाले समय में बिहार की एक नई राजनीति की इबारत लिखी जाएगी। बिहार वह सूरवीरों की धरती है जहां पर जयप्रकाश जैसे लोग पैदा हुए। आज उसी धरती पर तेजस्विनी यादव ने जन्म लिया और एक नए अवतार में जन्म लिया। तेजस्वी यादव ने बात कुछ ऐसे की कि मानो न पक्ष हो न विपक्ष हो और एक बड़ी लकीर खींचकर रख दी। तेजस्वी यादव वास्तव में मर्यादा और मर्यादा को बनाने की एक तमीज उन लोगों को सिखा दी जो सम्राट चौधरी जैसे थे, जो पगड़ी सर पर बांधकर कहते थे यह पगड़ी तभी उतरेगी जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। आज बिहार में फ्लोर टेस्ट होना था और तेजस्विनी यादव के पास में पूर्ण बहुमत था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पूरी तरह से कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार का केवल विकास हो। कहा जाता है तेजस्विनी यादव ने बिहार में रोजगार के नए आयाम उस समय खोले जिस समय वह बिहार में डिप्टी सीएम थे। 1.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां खोलने का काम तेजस्विनी यादव ने किया। कल तक कयास लगाए जा रहे थे और मर्यादाओं की साथ की सीमा भारतीय जनता पार्टी व नीतीश कुमार तोड़ते हुए नजर आए। कल 1:30 पर रात के समय पहुंची थी बिहार की पुलिस तेजस्विनी के घर। सड़कों पर बिहार का जनमानस उतर गया था यह देखकर कि आखिर किस तरह जंगल राज नीतीश के सरकार में चल रहा है। लेकिन आज जिस तरह से तेजस्विनी यादव ने एक एक करके बड़े प्यार से एक एक नेता को ठोका वो भी देखने लायक था। लेकिन यह भी तय हो गया है अब बिहार में 2024 के चुनाव से पहले ही यह सरकार फिर टूट जाएगी। यह मजबूत नहीं बनी है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर 2024 से पहले यह सरकार यदि टूटनी ही है, विधानसभा भंग होनी ही है, तो फिर यह सब नाटक क्यों? आपको बता दें यह सब नाटक हो रहा है राज्यसभा सदस्य में जाने के लिए। बिहार से राज्यसभा सदस्य का चयन होगा और उसके लिए यह पूरा नाट्य क्रम किया गया। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक गिर जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार है और 400 का आंकड़ा पार करने के लिए बेताब है, लेकिन वही आंकड़ा लगातार अब ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि 7 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ है, लेकिन यह बात न अंधभक्त मानने को तैयार है और न उनके समर्थक। लेकिन आज हम बात करेंगे तेजस्विनी यादव की। तेजस्वी यादव ने कहा मैं लालू का बेटा हूं और लालू प्रसाद यादव का खून मेरी रगों में दौड़ता है। मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं और वास्तव में ऐसा किया। तेजस्वी यादव ने कहा नितिन राम मांझी से कि आप ही तो कहा करते थे कि नीतीश कुमार को कोई गलत सलत दवा दे देता है, इसीलिए ये सटिया जाते हैं, इसीलिए ये अनाप शनाप बोलने लगते हैं। लेकिन अब आप इनके साथ हैं, इसलिए दवाई अच्छी देना, इनके बराबर में कमरा लेकर रहना और दवाई अच्छे से देना।
ऐसा लगता है कि बिहार को अब एक नया नेता मिल गया है और बिहार को ऐसा नेता मिल गया है कि एक बार फिर से जय नारायण जैसा नेता, जयप्रकाश जैसा नेता अब बिहार को मिल चुका है। आज तेजस्वी यादव जो आयु में मात्र 35 साल के थे, उन्होंने बड़े बड़े छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने बड़े बड़े लोगों को एक बार फिर चुप करा दिया। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग यह तो पूछ ही रहे थे कि आपने क्या किया, तब उन्होंने कहा कि हमने जो किया वह बिहार की जनता बता देगी। जब उन्हें बैठाने की कोशिश कर रहे थे, तब तेजस्वी यादव ने बड़े प्यार से कहा कि मैं तो आज बोल रहा हूं, कल से तो यहां भारतीय जनता पार्टी का राज चलेगा और सदन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलेगा, क्योंकि कल हमें मौका नहीं मिलेगा। कल के बाद तो हम जनता के बीच में रहेंगे और जनता के बीच में रहकर काम करेंगे। लेकिन आज का दिन मेरे लिए है और मैं आपको बता देना चाहता हूं किस तरह सम्राट चौधरी जो सर पर अपने पगड़ी बांधे थे, क्या इसी दिन के लिए बांधे थे, अब सत्ता मिल गई तो पगड़ी खोलने की जो बात कही थी, क्या उससे इतने गिर गए हैं। वैसे भी बड़बोला तो उस पार्टी में होते ही हैं जिसका शीर्ष का नेता बड़बोला होता है, जो हमेशा गारंटी देता है और गारंटी उसकी कुछ होती नहीं है। आज बिहार में पूरा खेल खेला गया, लेकिन आज देखने की बात यह है कि इस देश में जिस तरह हिंदू मुस्लिम का खेल अंग्रेज खेला करते थे, आज वही खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। अंग्रेज भी हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके 200 साल राज कर गए और इसी तरह हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी अपना राज करती हुई आ रही है। तब हमारे महापुरुषों ने सोचा कि ये हम सबको पागल बना रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं और ये हमें लड़ा रहे हैं, और लड़ने के बाद में हम एक जगह आकर के ठहर जाते हैं और ये लोग हम पर राज कर लेते हैं। यही आज काले अंग्रेज कर रहे हैं और वे काले अंग्रेज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वे इस देश में हिंदू मुस्लिमों के लिए, मंदिर मस्जिद के लिए लड़ाई करवा देते हैं और उस पर हम लड़ते हैं, और उस पर लड़ने के लिए वे लोग आ जाते हैं जो या तो पढ़े लिखे नहीं होते या उनमें ज्ञान की भारी कमी होती है। धर्म के नाम पर उपद्रव ऐसे ही अंग्रेज करते थे। वे मस्जिद में मांस सुअर का फेंकवा देते थे और मंदिर में गाय का मीट फेंक देते थे और फिर वहां पर आपस में लोग लड़ते थे। वह शिक्षा का दौर था और हम खूब लड़ते थे। आज कई मामले ऐसे आते हैं जहां हिंदू ही हिंदू मंदिरों में मूर्ति तोड़ देता है और हिंदू ही हिंदू मंदिरों में मांस फेंक देता है और हिंदू ही अपने झंडे को उतार करके भगवा को दूसरा झंडा लगाता है। ऐसी कई वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई दिखाई देती है। लेकिन आज पूरे देश में जिस तरह युवा जागा है और वह युवा आज सामने आकर के देख रहा है, उसे समझना होगा आखिर पूरे देश में जो बवाल मचा हुआ है इससे लाभ किसका होता है। आखिर जनता का तो उसमें बड़ा नुकसान होता ही है, साथ में युवाओं का भी बड़ा नुकसान होता है। उनकी नौकरियां चली जाती है और उनके कैरियर दांव पर लग जाते हैं और वे न आगे उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते और न ही उन्हें सरकारी नौकरियां मिल पाती। यह सबसे बड़ा मुख्य कारण है अंधभक्ति का, अपने ऊपर विश्वास न होने का और अशिक्षा का और जाहिलियत का। जब हमारे पास में शिक्षा नहीं होती है, हम पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हम केवल धर्म के उन्माद में फंसकर रह जाते हैं। हमें सोचना चाहिए आखिर ये लोग हमें लड़ाते क्यों हैं, ये लोग हमें लड़ा क्यों रहे हैं। जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा है।
राहुल गांधी कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। वे कह रहे हैं हमसे गलती हुई, जाति जनगणना हमने करवाई लेकिन हम खोल नहीं पाए। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठते हैं वे कहते हैं मैं ओबीसी नहीं। इस देश में कोई जाति नहीं होती, इस देश में केवल दो ही जाति है, वह एक अमीर और एक गरीब। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से ओबीसी है यह उन्हें बता देना चाहिए, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तो फिर कहते हैं उन्हें सबसे बड़ा ओबीसी नहीं दिखा। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी आप सबसे बड़े ओबीसी है, आपसे बड़ा ओबीसी कोई भी नहीं, लेकिन आपने ओबीसी के लिए किया क्या? ओबीसी की जनगणना आप करा नहीं पाए। यदि हमको पता लग जाए कि किस जाति की कितनी गणना है हम अपने आप ही विकास कर ले। आप अभी तक यह भी नहीं बता पाए कि ओबीसी के हक और हिस्से को आप कितना डकार गए। अभी तक सेना में भर्ती जो ओबीसी वर्ग की होती थी उसे आपने घटाकर के 4 साल की कर दिया। ओबीसी के आरक्षण को आप खत्म कर देने की बात कहते हैं, नौकरियों में उनके पदोन्नति की बात को आप नकार देते हैं, लेकिन आप ओबीसी है केवल वोट लेने के लिए, लेकिन जब आपको वोट मिल जाती है उस समय ओबीसी नहीं रहते। आप झूठ कहते हैं आप ओबीसी है, ओबीसी आपकी जाति है ही नहीं। आप झूठा भ्रम फैलाते हैं और झूठ पर झूठ बोलते हैं। जिस समय आपकी सरकार आई उस समय आपने कहा था हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठने लगेगा, यहां 35 रुपए लीटर पेट्रोल बिकने लगेगा, 30 रुपए लीटर डीजल बिकने लगेगा, गाड़ियां सस्ती हो जाएगी, 15-15 लाख रुपए सबके खातों में आ जाएंगे, लेकिन वो सब आया नहीं। आज देश उस कगार पर पहुंच गया है जहां केवल वह 5 किलो चावल और 5 किलो अनाज खाने पर मजबूर हो गया है, वोट देने पर मजबूर हो गया है। और यही नहीं, आपने तो लोकतंत्र की धज्जियां तक उड़ा डाली। जिस संविधान को आप बचाने की बात करते थे, जहां आप बाबा साहब को अपने आप को अनुयायी बताते थे, आपने तो उनकी भी नहीं सुनी। आपने तो यह भी नहीं देखा कि किस तरह आपने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार पर प्रहार किया। आपने बिहार की सरकार को खत्म किया, अपने अंडर में लिया, आपने छत्तीसगढ़ पर हमला किया, आपने जगह जगह पर आपने हमला किया। और यही नहीं, जो सबसे भ्रष्ट लोग थे उन्हें आपने पार्टी में लेकर के वॉशिंग मशीन में धोया हुआ बना दिया। सबसे भ्रष्ट तो आपकी आईटी सेल है, और आपकी आईटी सेल के लोग जो सोशल मीडिया पर केवल झूठ और झूठ परोसते हैं। वे आपका एक भी बात को पूरी तरह से सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, लेकिन प्रशंसा के कसीदे तो खूब पढ़ते हैं। पिछले 10 सालों में जिस तरह जीडीपी गिरी, जिस तरह देश बेरोजगारी के से जूझ रहा है, जिस तरह देश आज गुलामी के मंजर की तरफ है, और जिस तरह हमारे देश पर कर्ज बढ़ता गया, जिस तरह हमारा रुपया गिरता चला गया, आज उस चीज को देखने की जरूरत पूरे आवाम को है, पूरे देश को है, और उन पढ़े लिखे नौजवानों को है जो देश में केवल इस देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। भगवान राम का नाम लेने मात्र से यह देश आगे नहीं हो जाता, यह देश आगे नहीं बढ़ जाता। आपको राम मंदिर में लगा देंगे और अपने आप मलाई चाटने का जो काम करेंगे वह आपने देखा ही होगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का, जिनका नाम साबित पात्रा है, उनका वक्तव्य याद आता है। वे कहते हैं कि मोतीलाल नेहरू के कपड़े पेरिस से धुलने के लिए जहाज से जाया करते थे, वह भी 1915 में। उन्हें पता ही नहीं 1915 में तो केवल जहाज बना ही था। बड़े दुख की बात है, आज देश में किस तरह भ्रम फैलाया जा रहा है और देश में किस तरह युवाओं की नसों में धर्म का जहर भरा जा रहा है। अंग्रेजों की वो नीति फूट डालो राज करो की
भारतीय जनता पार्टी ने अपना ली है। हम गलत नहीं कहते हैं, हम गोदी मीडिया की तरह गलत नहीं बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया तो भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता पक्ष से पैसे लेती है और सत्ता के विपरीत बोलना एक छोटी बात नहीं होती। सत्ता के विपरीत वे लोग बोलते हैं जिनके खून लाल होता है, जिनका खून सफेद होता है, वो तो हर वक्त सत्ता के पक्ष में और उनके गुणगान ही करते हैं, क्योंकि उन्हें दलाली मिलती है, उन्हें चाटुकारिता मिलती है। लेकिन विपक्ष में बोलने के लिए हिम्मत चाहिए और वह हिम्मत हमारे तमाम लोग मुझे देने का काम करते हैं, डीपीएल लाइव न्यूज को देने का काम करते हैं। आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करिए। वे जिंदा लोग जो कि ताकत रखते हैं लड़ने की, जो ताकत रखते हैं अपने आप को दिखाने की। आप वीडियो को शेयर करें। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।